बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया था। प्रोविजन, प्रोविजन इज द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। फिर हमने लायबिलिटी को डिफाइन करके एक फर्क करना चाहा कि भाई प्रोविजन और लायबिलिटी में, प्योर लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। तो प्रोविजन लायबिलिटी की पूरी डेफिनेशन को पूरा करता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे आके डिस्टिंक्शन होती है। वो कौन सी डिस्टिंक्शन है? टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रोविजन की एग्जाम्पल दी। फिर हमने कहा लायबिलिटी के एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है? पास्ट इवेंट। ये मैंने कहा ये पूरा सिनेरियो आपको पेपर में जब लिखना है तो ये की पॉइंट्स होंगे आपके। पास्ट इवेंट बताना है एग्जामिनर को कि वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं। पास्ट इवेंट नहीं है तो आपको कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करना। अगर पास्ट इवेंट क्या है, ऑब्लिगेटिंग है, तो फिर वो आपके ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन। जब क्या क्रिएट कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होती है? बाय कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, बाय लेजिस्लेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ये बार बार एग्जाम्पल्स आती रहेंगी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कैसे होती है? बाय पब्लिक अनाउंसमेंट। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल डिविडेंड। डिविडेंड जब शेयर होल्डर को अनाउंस कर दिया जाता है तब वो आपके ऊपर क्या बनता है? ऑब्लिगेशन बनता है। यानी डिविडेंड पे करने की आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन वैसे मौजूद नहीं है कानूनी तौर पर। इसके मुकाबले में अगर हम देखें टैक्स पे करने की आपके ऊपर क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है। WPPF पे करने की आपके ऊपर क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ये पे करना या ये पे करने के लिए आपको कौन बाउंड करवा रहा है? कानून। ऐसे ही है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आपका चल रहा है, जो ये डिफाइन करने के बाद यही बातें करता है कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है। एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज एन इवेंट दैट क्रिएट्स अ legal or constructive obligation that results an entity having no realistic alternative। no मतलब आपके पास कोई भागने का रास्ता ना हो। रियलिस्टिक अल्टरनेटिव मतलब क्या हुआ? नो रियलिस्टिक मतलब वो लाइबिलिटी को सेटल किए बगैर आपका कोई ऑप्शन ना हो, वो लॉस बर्दाश्त किए बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। अगर आपके पास उस लाइबिलिटी से बचने का कोई बहाना है, कोई रास्ता है, कोई गुंजाइश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद है, तो फिर वो काम करने की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव हो, मतलब कोई रास्ता ना हो टू सेटलिंग दैट ऑब्लिगेशन, सिवाय इसके क्या आप उस ऑब्लिगेशन को करें? सेटल करें। तो देखना कैसे भाई? अ लीगल ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इट्स एक्सप्लिसिट और कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, लेजिस्लेशन कानून के थ्रू, अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। A constructive obligation is an obligation that derives from an entity's actions। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है जो किसी एंटिटी ने अपने ऊपर अपने जिम्मे ले ली है, और वो ऑब्लिगेशन पूरा करने की लायबिलिटी आप पर क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपना, आपका एक्शन, आपकी कही भी बात, आपका कंडक्ट, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपको ऐसा करने में मजबूर करेगी। नंबर ए, कैसे? बाय एन एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश पॉलिसीज और अ sufficiently specific current statement that the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities. As a result, the entity has created valid expectation। लोगों के अंदर उम्मीद जगा दी है, उम्मीद ये काम होगा, on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities। ठीक है जी। तो इस तरह क्या क्रिएट होती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब इतनी बातों को हम यहाँ रखते हुए जरा इसके सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास बना हुआ है डिसीजन ट्री, एग्जाम में आपके पास होगा। वो जो वॉल्यूम आपका बी है उसके अंदर ये वॉल्यूम ए है जहाँ स्टैंडर्ड है, और ये वॉल्यूम बी है। ओपन बुक एग्जाम है, किताब आपके साथ होगी, आप वहां पे ले जाएं, ढेर सारी किताबें रख दें अपने टेबल पर। जब आप लेके जाएंगे तो लोग पता नहीं समझेंगे क्या कहाँ जा रहे हैं, पता केस लड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या किताब किसी को रख के मारने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। इतनी हैवी किताब, किसी बंदे को लग जाए तो क्या पता उसकी वजह से आपके खिलाफ केस फाइल हो जाए। तो किताब बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन है किताब, या तो किताब उधर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप पढ़ें, या उसको रख के आप सर रख के आराम से 3 घंटे
सो जाएं, आराम करें, ठीक है। आई के अपने बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। ओपन बुक एग्जाम के मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किताब खोल के एग्जाम करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन क्या है? स्टार्ट। विंडोज में स्टार्ट, स्टार्ट प्रेजेंट। पहला सवाल अपने आपसे करना है, इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, वो जो पास्ट इवेंट है क्या वो मेरे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है? तो अगर है तो क्या उस ऑब्लिगेटिंग इवेंट के होने की वजह से रिपोर्टिंग डेट पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मौजूद है या नहीं? इस सवाल का जवाब मुझे जरूर नहीं रिपोर्टिंग डेट पे मिले, इस सवाल का जवाब मुझे पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पे मिल सकता है IS 10 की वजह से, क्योंकि IS 10 क्या इवेंट्स आफ्टर, तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आना रिपोर्टिंग डेट पर होने वाले इवेंट को ऑब्लिगेटिंग इवेंट बना देगा, तो फिर रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी, यस और नो? इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट? फिर वो ऑब्लिगेशन क्या है, लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है, ये आइडेंटिफाई करना है। इफ आंसर इज यस, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव अदरवाइज टू सेटल द ऑब्लिगेशन। क्या आउटफ्लो होगा ही होगा मेरी जेब से? क्या जेब से पैसे जाने ही जाने हैं? कि लायबिलिटी सेटल होनी होनी है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? आउटफ्लो प्रोबेबल, आंसर इज यस। अब आखिरी चीज रह गई क्या? रिलायबल एस्टीमेट, कि भाई प्रोविजन द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट एस्टीमेट निकालने। तो अगर आपके पास, अगर इसका जवाब यस है, समझ लें इसका जवाब बगैर बोले यस हो जाएगा। जैसे हमने IS 10 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें रिपोर्टिंग डेट पर तो हम अपने ऊपर कोई लायबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहे थे, लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला कम से कम हमारे खिलाफ आ गया था, लेकिन कोर्ट ने अब तक पेनल्टी डिफाइन नहीं की थी, तो फिर वकील साहब ने खुद ही एस्टिमेट दे दिया था ना आपको। तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आ जाना रिपोर्टिंग डेट पर, आपकी ऑब्लिगेशन कंफर्म करता जवाब मिला यस। अब तो पेनल्टी लगनी है, आउटफ्लो भी है यस, कोई और रास्ता नहीं है, जज साहब फैसला दे चुके हैं, वरना उनको मना लेते हैं हम किसी और तरीके से। अब जाहिर सी बात है वकील साहब एक्सपीरियंस से जानते हैं कोर्ट कितनी पेनल्टी लगाएगा, तो रिलायबल एस्टीमेट भी। तो क्या करेंगे? प्रोवाइड मतलब रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन, एक्सपेंस डेबिट करते हैं, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस। केस नंबर 1, जहां पर इस डिसीजन ट्री पर तीनों सवाल के जवाब क्या होंगे? यस में आएंगे। केस 2, गिनते जाइए कितने केस बनने जा रहे हैं। स्टार्ट, इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस आंसर आ गया। प्रोबेबल आउटफ्लो? यस। रिलायबल एस्टीमेट? नो। नो। डिस्क्लोज आ? नो प्रोविजन। और डिस्क्लोज कर दें कि हम तो चाहते थे कि हम लायबिलिटी क्रिएट कर, लेकिन हमारे पास इसका कोई रिलायबल एस्टीमेट नहीं है, तो ये लायबिलिटी कंटिंजेंट है उस वक्त तक जब तक कि हमें, लेकिन खैर ख्याल करेगा एग्जामिनर घुमाना दे, रिपोर्टिंग डेट पर रिलायबल एस्टीमेट मौजूद नहीं था, कोर्ट का फैसला आ चुका था। लेकिन अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट ने लायबिलिटी भी बता दी है, तो जो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर रिलायबल एस्टीमेट मौजूद नहीं था, तो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर कोर्ट की पेनल्टी सैंक्शन कर देना क्या कहलाएगा? रिलायबल एस्टीमेट। इसका मतलब क्या है? IS 10 भी एस्टीमेट के लिए हेल्प कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलायबल एस्टीमेट ना रिपोर्टिंग डेट पर है ना पोस्ट रिपोर्टिंग डेट में मिला है, तभी इसको रखेंगे बतौर क्या? अगर ऐसा है कि रिपोर्टिंग डेट पर रिलायबल एस्टीमेट नहीं था लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर मिल चुका है, तो अब वो आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। क्या करेंगे आप? एडजस्टिंग इवेंट मानकर प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद दोबारा से कितने केस हुए? 2। स्टार्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जवाब दें, आंसर इज यस। प्रोबेबल आउटफ्लो, आंसर इज नो। अब नो के बाद ये सवाल है, रिमोट नो। रिमोट नो होने का मतलब क्या है? रिमोट का मतलब क्या है? ये आउटफ्लो होना बहुत दूर की बात है, हमारी जेब से पैसे जाने बहुत दूर की बात। दूर की बात मतलब उसके चांसेस बहुत कम। तो अब हो गया, इसमें 3 बातें हो गई। आउटफ्लो प्रोबेबल मतलब एक केस, और नॉट प्रोबेबल के 2 केस।
दो केस कैसे, नॉट रिमोट, रिमोट। नॉट रिमोट को आप बोल सकते हैं पॉसिबल, कि आउटफ्लो एक प्रोबेबल है, दूसरा पॉसिबल है, तीसरा रिमोट है। तो जब आप बोलेंगे ना रिमोट और नीचे जब आप क्या मिलता है, नो, यानी कि चांसेस हैं कि आपकी जेब से आउटफ्लो हो, लेकिन वो चांसेस ना होने के मुकाबले में होने के जो चांसेस है वो कम है, ना होने के ज्यादा है, 60%, 40% इस तरह बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना हमारी जेब से आउटफ्लो होने के चांसेस 5% है, ना होने के चांसेस 95%, तो हम बोलेंगे आउटफ्लो का होना रिमोट है, यस। तो एक जवाब आ रहा है नो। नो रिमोट का जवाब नो होने का मतलब क्या, आउटफ्लो पॉसिबल है, और रिमोट का जवाब यस होने का मतलब क्या, आउटफ्लो नॉट पॉसिबल। तो अगर यहां जवाब मिलता है नो लेकिन यहां जवाब भी मिलता है क्या, नो, तो क्या करेंगे, डिस्क्लोज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोज करेंगे बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर रिमोट का जवाब क्या मिलता है, ये कितने केस हो गए, 3, और ये चौथा आ रहा है, चौथा। और अगर रिमोट का जवाब क्या मिलता है, यस, डू नथिंग, मजे करो, कुछ नहीं करो, बस छोड़ दो, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब यहाँ यस तो हो गया ना, यहीं पे नो कर दो। आपके खिलाफ केस फाइल हुआ, वकील साहब बोलते हैं नो यार, कोई 60% चांस है कि हम केस जीत जाएंगे, 40% चांस है कि हमारे खिलाफ कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती, बोला केस जीतने के चांसेस हमारे ज्यादा हैं। तो अगर वकील ये बोल देना कि हम केस जीत जाएंगे और इसके चांसेस ज्यादा हैं, तो आप बोले देयर इज नो ऑब्लिगेशन। और अब क्या है, हाँ 40% चांस है कि हम केस हार जाएंगे, तो देयर इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, यस। फिर अगर कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया तो आउटफ्लो होने के चांसेस कितने हैं, नॉट रिमोट है, तो ये भी डिस्क्लोज होगा बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी। कितने केस हो गए, 5। और अगर जवाब आउट यानी केस हमारे खिलाफ आना पॉसिबल है लेकिन आउटफ्लो रिमोट है, मतलब आउटफ्लो हमारी जेब से नहीं होगा, तो जवाब क्या होगा, डू नथिंग। और अगर ऐसे सीधा आ जाए कि 6 केस हो गए और 7वां आने वाला, तो स्टार्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नो, 7 केस बन गए, 7 केस। इसका मतलब क्या है, इस डिसीजन ट्री से आप 7 किस्म के केसेस सॉल्व कर सकते हैं। आइए बारी बारी इस स्टैंडर्ड ने जो खुद सिनेरियोस बना के दिए हुए हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो मैंने कल एग्जांपल दी आपको वर्बली, इसी में हम दोबारा से उसको आइडेंटिफाई करें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 किस चीज की, वारंटीज। अ मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज, कब देता है भाई, वारंटी इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप कोई काम सेटल करने के लिए अगर क्या हो बाउंड हो, तो ये आपके ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन। मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज एट द टाइम ऑफ सेल टू परचेज to purchasers of its product. Under the terms of the contract for sale, the manufacturer undertakes to make good by repair or replacement. कोई दो वादे करता है, या तो आपकी जो फॉल्ट है उसको मैं रिपेयर करके दूंगा, और अगर रिपेयर ना हो सका तो रिप्लेस कर दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स that become apparent within 3 years from date of sale, जिस डेट पे प्रोडक्ट आपने परचेज की है उस डेट से 3 साल के अंदर अंदर जो भी डिफेक्ट्स आएंगे वो आप क्लेम कर सकते हैं। ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इट इज प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट, दैट देयर विल बी सम क्लेम्स अंडर द वारंटीज। माजी ये बताता है आपको कि माजी में भी लोग क्लेम करने आते रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर इन वारंटीज को क्लेम करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। अब इसको आप कैसे एनालाइज करें, बड़ा सिंपल सा है। इस साल में जो सेल हुई है
वो कहलाया आपके लिए पास्ट इवेंट। अगला सवाल, क्या ये पास्ट इवेंट आपको वारंटी सेटल करने की ऑब्लिगेशन आप पर क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा? हम बोलेंगे ये पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है टू क्लेम वारंटी और टू सेटल वारंटी ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग डेट। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स बेची हैं वारंटी के साथ, और हमें पता है कि अगर रिपोर्टिंग डेट के एंड होने तक लोग हमसे क्लेम करने नहीं आए तो कब आएंगे? आइंदा साल में, उससे अगले साल में। इसका मतलब क्या? उस वारंटी को सेटल करने की हम पर क्या है? ऑब्लिगेशन। देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब अल्फाज का पहला स्टेटमेंट, वो ट्री चल रहा है, ट्री के 3 सवाल आते हैं, देख लें अगर आप। स्टार्टिंग वाला पॉइंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फिर प्रोबेबल आउटफ्लो, फिर रिलायबल एस्टीमेट। सवाल पहला, ये 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ये आपके पास ओपन बुक एग्जाम है, किताब आप देख सकते हैं वहां पर, और आप इसको सीख जाएंगे तो आपको फिर वो देखने की जरूरत नहीं पड़े, हो सकता है इंशाल्लाह। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्लिगेटिंग इवेंट, बताना है, इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट विद वारंटी। वो इवेंट जिसकी वजह से हम पर वारंटी सेटल करने की क्या हो रही है? ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। वो पास्ट इवेंट कौन सा है? सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज पास्ट इवेंट which is an obligating event because it creates what? Legal obligation, क्योंकि वो हम पर क्या क्रिएट कर रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट विद अ वारंटी which gives rise to a legal obligation. So it means that अगर आपने रिपोर्टिंग डेट तक जितनी भी गुड्स बेची हैं उनकी वारंटी सेटल करने की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है? आज ही, भले वो क्लेम कब करें? फ्यूचर में। अब क्या होगा? एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। लायबिलिटी की डेफिनेशन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेशन, लेकिन आखिरी लाइन क्या कहती है? सेटलमेंट ऑफ व्हिच रिजल्ट्स एंड, ठीक है जी। एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट एंड सेटलमेंट। ऑब्वियसली जब क्लेम आएंगे तो आपको उन क्लेम्स को सेटल भी करना है। हाँ, हो सकता है आपकी सारी बेची हुई गुड्स जो है वो आपके पास लौट के वापस ना आए, लेकिन आप जानते हैं उनमें से कुछ गुड्स लाजमी वापस आएंगे, ठीक है जी। इसके लिए बोलता है क्या? देखो भाई, वो हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास एक तीसरी चीज होनी चाहिए, वो क्या है? कि कितने क्लेम्स फ्यूचर में आपके पास क्या होने वाले हैं? आने वाले हैं। तो क्या बोलता है? इसका क्या होना चाहिए आपके पास? रिलायबल एस्टीमेट। अब बोलता है आप प्रोविजन इज recognized for the best estimate of the cost of making good under the warranty products sold before the end of the reporting period। यानी कि आपको लायबिलिटी रिकग्नाइज करनी है बतौर प्रोविजन, अंदाजा लगाकर कि कितनी % गुड्स आपकी लौट कर वापस आएंगी, और उनको सेटल करने के लिए आपको कितना कैश या कितना अमाउंट रिक्वायर्ड, उतने अमाउंट को आप क्या करें? एक एंट्री बनाएंगे। वो एंट्री क्या होगी? वारंटी कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट, ताकि आज की सेल के अगेंस्ट उसका वारंटी एक्सपेंस आज ही क्या हो जाए? मैच हो जाए। कॉन्सेप्ट वही, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सेल जब आज की है और उसकी वारंटी क्लेम कब होगी? फ्यूचर में। तो जब वारंटी उसकी पे करने की ऑब्लिगेशन आज मौजूद है तो फिर उसकी वारंटी कॉस्ट का एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से आज ही मैच हो जाना चाहिए ना? यस और बोले, इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब ये आपके सामने है यहाँ पर, जो हमने डिसीजन ट्री पढ़ा है वो ये है। अब प्रोविजन शेल बी, प्रोविजन जब रखेंगे तो जब 3 बातें साबित होती है। एन एंटिटी हैज अ, चाहे लीगल चाहे कंस्ट्रक्टिव, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, it is probable that an outflow of resources embedding economic benefit will be required to settle the obligation. A reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। फिर सवाल होगा कि डिस्क्लोज करें बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी या डू नथिंग, कुछ ना करें। वो उसके 6 सिनेरियोस आपके सामने बने, ठीक है। अब यहां से बहस शुरू हो रही है। इन रेयर केसेस इट इज नॉट क्लियर वेदर देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। In these cases, a past event deemed to give rise a present obligation if taking account of all evidence, it is more likely than not the present obligation exists at the end of the reporting period. क्या मतलब? आमतौर पर आपको पता है कि पास्ट इवेंट आपके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है, वारंटी में पता है, ठीक है जी। कंटामिनेशन वाले केस में पता है, WPF वाले केस में पता है आपको, टैक्स वाले केस में पता है आपको, सब जगह लॉ वगैरह क्या है मौजूद। तो जहां नहीं पता, जहां कोई ऐसा मसला आ रहा है जैसे कोर्ट केस आ गया, तो फिर वहां पर आप क्या करें? वकील की राय लें। हाँ भाई वकील साहब बताइए क्या हम ये केस जीत जाएंगे, हार जाएंगे? वकील साहब बोलते जीत जाएंगे। आप बोले देयर इज नो ऑब्लिगेशन। क्यों? जीतने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। तो जहां ऐसा हो कि आप डिसाइड ना कर पा रहे हो कि ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वहां ये स्टैंडर्ड आपको क्या गाइड कर रहा है कि आप फिर प्रोबेबिलिटी चेक करें कि ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करने के चांसेस क्या हैं और ना होने के चांसेस क्या है। In almost all cases, it will be clear whether past event has given rise to a present obligation. In rare cases, for example, in a lawsuit, it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in present obligation. आपके खिलाफ कोई केस फाइल करता है, आपके प्रोडक्ट ने उसको नुकसान पहुंचा, तो आप उसको क्या करोगे? रिफ्यूट कर दोगे, बोलेंगे मतलब ये हमारी गलती नहीं, और आपका केस इसी पे चल रहा होगा ना कि ये हमारी गलती नहीं है, हमारे फॉल्ट से नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि हम पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आपका केस मजबूत होगा वकील के हिसाब से, तो फिर आप ये बोलोगे जनाब वकील साहब जो कह रहे हैं वही बात ठीक है, तो हम पर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिखा हुआ क्या है? इन सच अ केस एन एंटिटी डिटरमाइंस वेदर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट at the end of the reporting period by taking account of all available evidence including for example of opinion of expert। कौन है expert? वकील साहब। वकील साहब बता दें क्या होगा, एंट्री बनानी है, बनाओ ना बनाओ? वकील साहब बता ही नहीं रहे। एक और बोलता है एक और एविडेंस मिलेगा कहां से? अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला ही आपके खिलाफ आ जाए तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? आवाज नहीं है। फिर क्या करोगे? फिर आप बोलोगे रिपोर्टिंग डेट पे ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि पास्ट इवेंट था लेकिन वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट के तौर पे कंफर्म नहीं हो रहा था। कहां कंफर्म हो गया? तो कहता है द एविडेंस considered includes any additional evidence provided by events after reporting period on the basis of such evidence where it is more likely than not the present। more likely than मतलब क्या है? probable, जिसके होने के चांसेस ज्यादा हो ना होने के मुकाबले। that a present obligation exists at the end of the reporting period, the entity recognizes a provision if the recognition criteria are met। तो अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के एग्जिस्ट करने का एविडेंस मिल गया तो ये पॉइंट नंबर 1 पूरा हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है? आउटफ्लो। पॉइंट नंबर 3 क्या? रिलायबल एस्टीमेट। तो फिर बाकी क्राइटेरिया भी मेट होना क्या है? जरूरी। उसके बाद where it is more likely that no present obligation exists at the end of the reporting period, the entity discloses a contingent liability unless possibility of an outflow of resources embedding economic benefit is remote। पैटर्न ऑब्लिगेशन का जवाब मिला यस, आउटफ्लो प्रोबेबल का जवाब मिला नो। तो अगला सवाल क्या है? रिमोट नो, डिस्क्लोज रिमोट यस, डू नथिंग। रिमोट नो का मतलब क्या था? पॉसिबल। और रिमोट यस का मतलब क्या था? डू नथिंग। याद है या भूल चुके हैं? आइए जिस चीज को भी हमने पढ़ा है ना
उसी हम केस को यहां पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, फिर बाकी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। मशहूर जमाना एग्जाम्पल आ गया, अ कोर्ट केस। तवज्जो से पढ़िएगा जरा। आफ्टर अ वेडिंग इन 2010, 10 पीपल डाई। एक वेडिंग हुई जिसमें 10 अफराद क्या हो गए, दुनिया से कूच कर गए, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों आप समझ सकते हैं, आप खाना ज्यादा खा लिया होगा उन्होंने। फ्रॉम प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय द एंटिटी। इतना लजीज खाना बनाया आपने, क्या हाथ नहीं रुके, गलती आपकी है ना। लीगल प्रोसीडिंग्स आर स्टार्टेड सीकिंग डैमेजेस। जो 10 लोग मरे उनकी फैमिली मेंबर्स ने आपकी फर्म के, उन्होंने पूछा पहले उन लोगों से जिन्होंने दावत दी थी, भाई खाना कहाँ से पकवाया, तो पहुंच गए आपके पास, वो तो कोर्ट केस कर दिया। लीगल प्रोसीडिंग आर स्टार्टेड सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम द एंटिटी बट इट डिस्प्यूट्स अ लायबिलिटी। आपके खिलाफ कोर्ट केस फाइल हुआ है, आपने बोला नहीं हम इसमें हमारा क्या कर सकते, तो आपने बोला जी हम पर कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है, हमने थोड़ी बोला था ज्यादा खाओ, आप अपने अपने हिसाब से खाओ, हमारा काम था खाना बनाना, खाया तो आपने ना, चॉइस तो आपकी थी, ज्यादा खाओ कम खाओ, तो आपने बोला भाई हम पे तो कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर वो बाद में कहते हैं नहीं नहीं इन्होंने तो खाने के अंदर कोई क्या कहते हैं बासी चीज इस्तेमाल की थी, खराब चीज इस्तेमाल की थी, अगर वकील बाद में एविडेंस लाता है जिसकी बिना पर आप फंसते हैं तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो अब तक तो आप बोलते हैं डिस्प्यूट्स अ लायबिलिटी, हम मानते ही नहीं है कि हम पर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन। अल्फाज पिक कीजिए, अप टू द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ, रिपोर्टिंग डेट भी खत्म हो गया और पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में वो वाला टाइम भी खत्म हो गया, कौन सा वाला, जिस डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू होती हैं वो टाइम भी खत्म हो गया। यानी मतलब पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, अगर वहां तक भी मिल जाता तो हम एक्सेप्ट कर लेते लायबिलिटी, यस और नो, वही बात हुई ना अभी। तो अप टू द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2010 फॉर इशू, 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो चुका, बोल रही 2011 में, उस डेट तक भी कोई एविडेंस नहीं मिला। द entity's lawyer expert advice that it is probable that the entity will not be found liable। आप भरोसा रखें, फिक्र ना करें, हमने केस जीतना, कोई बड़ी बात ही नहीं। वकील साहब ये कब तक बोल रहे हैं, वकील साहब ये रिपोर्टिंग डेट तक भी बोल रहे थे और पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में भी यही बोल रहे हैं, आपने घबराना नहीं, ये बोल रहे हैं। तो यहां तक अब 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस बात का फैसला करें, पहला हिस्सा इसका ये। तो एट 31 दिसंबर 2010 हम बोलेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, हम बोलेंगे देयर इज नो ऑब्लिगेशन, क्यों, जब वकील साहब ने बोल दिया, जवाब क्या हो गया, नो हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस available when the financial statements are approved, there is no obligation as a result of past event। वो जो past event था 10 लोगों का मर जाना, उसकी वजह, वो past event तो है लेकिन वो अब तक हमारे लिए obligating event बना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वो सिचुएशन है, ये वो रेयर केस है जहां पर हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्सपर्ट ओपिनियन, और उसके हिसाब से हम पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम भी यही बोल रहे हैं। कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, द मैटर इज डिस्क्लोज्ड। हाँ, ये हम पर पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो बन सकती है ना, केस हमारे खिलाफ जा तो सकता है ना फ्यूचर में,
तो हम बोलेंगे ये लायबिलिटी अभी कंटिंजेंट है, मतलब इस लायबिलिटी को कोई फ्यूचर इवेंट कंफर्म करेगा, आज ये कंफर्म नहीं है, कंटिंजेंट, इसका होना या ना होना किसी इवेंट पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो। So that the matter is disclosed as a contingent liability unless the probability of any outflow is regarded as present. ठीक है, वकील साहब ने यू टर्न ले लिया, कब, अगले अकाउंटिंग पीरियड में। However, when the entity prepares the financial statements for the year to 31 December 2011, जब क्या बन रही थी, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, its lawyer advised that owing to developments in the case, it is probable that the entity will be found liable. वकील साहब बोला केस तो बहुत आगे निकल गया, अब तो ये चांसेस ये हैं कि आपकी केस हारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और जीतने की कम हो गई। केस डेवलप हो गया, उनका सामने वाला वकील जो आपके खिलाफ एविडेंस ला रहा है, तो चांस ये लग रहा है कि हम केस हार जाएं। तो वकील साहब ने अगले साल क्या कर दिया, अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। अब भी आप भी चेंज करने भाई, आप बोल दें, हम क्या बोलेंगे, एट 31 December ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब वो पास्ट इवेंट तो 2010 में हुआ था ना, लेकिन अब जाकर वो 2011 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या बना, ऑब्लिगेटिंग इवेंट बना। आउटफ्लो प्रोबेबल, अब प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द, तो हमारे वकील साहब जब इतना बोल रहे हैं तब जरा बता ही दें कि कितना आउटफ्लो होना है, कितने अमाउंट से होना है, उसका एस्टिमेट दे देंगे, वकील साहब एस्टिमेट दे देंगे। अब प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट टू सेटल द ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, ये पूरा सिनेरियो आपके सामने यहाँ पर आ गया, जो हमने वहां पढ़ा उसके एग्जाम्पल के साथ। अब ये सारी बहस यहाँ पर किसके ऊपर हो रही है, पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं। अ पास्ट इवेंट दैट लीड्स टू अ, हर पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है नहीं, वो पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है जो कि आपके ऊपर क्या क्रिएट करे, या तो लीगल ऑब्लिगेशन या क्या क्रिएट करे, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब पास्ट इवेंट, बेटा कल की क्लास में पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया था आपके सामने, तो अगर वो माइंडसेट आपका बना हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। बात तो अगर मैं चाहूँ तो वहां पे खत्म है, लेकिन मैं स्टूडेंट पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं ये तय करें। ठीक है, past event that leads to a present obligation is called an obligating event. For an event to be an obligating event, it is necessary that the entity has no realistic alternative to settling the obligation created by the event. This is the case only where the settlement of the obligation can be enforced by law, legal obligation, or in case of constructive obligation where the event, which may be an action of the entity, creates valid expectation in other parties that the entity will discharge the obligation. ठीक है जी, उसके बाद financial statements deal with financial position of an entity at the end of the reporting period and not its possible position in future. मतलब आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज की पोजीशन बता रही है, तो आज आप पर अगर लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो रिकॉर्ड करें, नहीं करती किसी फ्यूचर लायबिलिटी को आज की लायबिलिटी माना नहीं जा सकता, तो उस लायबिलिटी का आज एग्जिस्ट करना जरूरी है। Therefore, no provision is recognized for costs that need to be incurred to operate in the future. फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम आज अपने ऊपर लायबिलिटी मान नहीं सकते। The only liabilities are recognized in an entity's statement of financial position are those that exist at the end of the reporting. तो क्या मतलब है फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या मतलब, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम अवॉइड भी कर सकते। देखिए समझिएगा जरा, कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको अंडर द लॉ बेयर करनी पड़ सकती है। मैंने एग्जांपल IS 60 में दी हुई है पहले भी, लेकिन दोबारा देते हैं।
आप एक एयरलाइन है, अगर आप पाकिस्तान में अपना एयरलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी रेगुलेट करेगी। जैसे कंपनीज को एससीसीपी कर रही है तो एयरलाइंस को सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी क्या करेगी भाई, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेगी, जो जहाज इस्तेमाल करेंगे, जो फ्लाइट्स लेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? तो उसके लिए जहाज का फिट होना जरूरी है। तो उसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट होगी कि हर 3 साल या 5 साल बाद आपने जहाज का एक मेजर इंस्पेक्शन करवाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग। पुराने को क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग कहते हैं। तो वो ओवरहॉलिंग आपने परफॉर्म करनी है। तो अब अगर जहाज को अब 3 साल हो गए हैं तो अब जहाज अंडरग्राउंड हो जाना है और ओवरहॉलिंग किए बगैर ये उड़ नहीं सकता। तो फर्ज करें आज हमारा वो साल एंड हो रहा है जहां पर ये जहाज के 3 साल पूरे हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट ईयर में इसको फ्लाई करना है तो बगैर ओवरहॉलिंग के फ्लाई नहीं कर सकता। तो क्या सवाल है, क्या हम पर आज इस जहाज को ओवरहॉल करवाने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? बोले। चलो लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, डेबिट क्या करे? मान लें अगर एग्जिस्ट करती है, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, डेबिट क्या करे? ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस हमारी जेब से खर्च हुआ है, इनकर हुआ है। ओवरहॉलिंग तो परफॉर्म हुई नहीं है, होनी है। क्या परफॉर्म हो गई? तो एक एक्सपेंस, बिजली हमने कंज्यूम कर ली, एक्सपेंस इनकर हो चुका, हम बोलेंगे एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस हो चुका है। क्या ओवरहॉलिंग आज परफॉर्म हो चुकी है या होनी है फ्यूचर में? तो क्या ओवरहॉलिंग को हम आज लायबिलिटी माने? लेकिन लॉ तो कह रहा है कि आपको करवानी है, उसके बगैर आप जहाज उड़ा नहीं सकते। अब 2 केस में आपको आके फंस गए कि एक्सपेंडिचर इनकर हुआ नहीं है और लॉ कहता है कि भाई ये इसके किए बगैर आप आगे चल नहीं सकते। तो ये हमारी क्या होगी, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि क्या हम इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हम जहाज ही बेच दें और एक नया, इसके बदले एक नया जहाज खरीद के अगले साल से उड़ाना शुरू कर दें, तो क्या ओवरहॉलिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं? यस, ओवरहॉलिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ओवरहॉलिंग की कॉस्ट से बचने के लिए हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद है। तो ऊपर वाला जुमला बोलकर आया कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन जब एग्जिस्ट करेगी तब आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना हो, अदरवाइज टू सेटल द डेट, सेटल द लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात। जब कर सकते तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं बने। समझे बात या नहीं? अच्छा जी, ओके। गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज के लिए, जितने भी इधर बैंक्स हैं, उनको सिक्योरिटी अलार्म या ये जो फायर वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं अचानक, वो इंस्टॉल करने का ऑर्डर देती है। हुकूमत कहती है जितने भी नई प्रॉपर्टीज बनेंगी या बड़े बड़े बिल्डिंग्स या प्लाजा बनेंगे या शॉपिंग मॉल बनेंगे, उनके बाहर वो वाले पाइप होने चाहिए जो हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आग लगती है तो फायर ब्रिगेड खुद पानी भर के नहीं आता, बल्कि वो उसी बिल्डिंग के बाहर उन पाइप से, बड़े वाले पाइप से अपना वो मशीन वगैरह कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट वो उसको आग को बुझा देते हैं, ताकि इक्विपमेंट्स के मसले ना हो। तो ये हुकूमत ऐसा कानून बनाकर आपको ऐसा करने पर बाउंड कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती। बोले। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स लगाने के लिए बाउंड कर सकती है। तो सवाल क्या है, अगर आपकी एंटिटी ने अब तक ये वाला इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किया तो क्या आपके ऊपर इसको इंस्टॉल करने की कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? क्या जवाब है? फिर वही सवाल करें, लायबिलिटी क्रेडिट कर दे, कर दी, डेबिट क्या कर? इक्विपमेंट वो तो आया ही नहीं। इक्विपमेंट परचेज करूंगा तो इक्विपमेंट की पेमेंट करने की मुझे लायबिलिटी बेयर करनी। मैंने इक्विपमेंट खरीदे तो लायबिलिटी कैसे? तब फिर मसला, लेकिन लॉ तो कह रहा है ना सर। तो ठीक है ना, अगर हम लॉ वायलेट करें तो क्या होगा? पेनल्टी, फाइन। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लॉ वायलेट कर रहे हैं तो इक्विपमेंट को डेबिट करके इक्विपमेंट की लायबिलिटी उस वक्त तक क्रेडिट नहीं हो सकती जब तक इक्विपमेंट परचेज ना हो जाए। तो खरीदा नहीं तो उसको पे करने की लायबिलिटी कैसी? खरीदेंगे तो इक्विपमेंट खरीदना पास्ट पेमेंट है, वो ऑब्लिगेटिंग पेमेंट है, उसकी पेमेंट करनी। हाँ, इक्विपमेंट इंस्टॉल अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा,
आएगा बंदा भगा देंगे, बोला ये तो बिजनेस ही साइन का है, आपको पता ही नहीं, आप यहाँ पैसे लेने आ जाओ, चलो भागो यहाँ से। अगर भगा देंगे तो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है ना आपके पास। दूसरा ऑप्शन, आएंगे देख लेंगे, कुछ ऊपर जेब पास वगैरह देके ऐसे भगा देंगे, अगर कुछ तो ऐसे मान जाएंगे, ऐसे भी नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे, आखिरी ऑप्शन फाइन या पेनल्टी पे। अगर अच्छा अगर फाइन या पेनल्टी लगनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, आज वो इक्विपमेंट इंस्टॉल ना करके हम पर अगर कोई ऑब्लिगेशन मौजूद है तो वो कौन सी है, वो ना करना, इक्विपमेंट इंस्टॉल ना करना हम पर कौन सी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे व्हाट, फाइन। इक्विपमेंट डेबिट थोड़ी होगा, जब तक कि खरीद ना लिया जाए तब तक उसको पे करने की लायबिलिटी भी क्रेडिट नहीं हो सकती। तो अगर आज कम से कम कोई लायबिलिटी होगी तो क्या होगा, फाइन या पेनल्टी पे करने की लायबिलिटी। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें आपको जहन में रखनी है। और एग्जाम्पल आ गया, इधर देखिएगा। एन एयरलाइन is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years. Present obligation as a result of there is, हम पर ओवरहॉलिंग परफॉर्म करने की कोई ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है। वो क्या है, जहाज बेच दें, नया जहाज ले आए। कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करना। द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एयरक्राफ्ट आर नॉट recognized as a provision for the same reasons as cost of, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल बोल रहा है लाइनिंग, even a legal requirement to overhaul does not make the cost of overhaul a liability because no obligation exists to overhaul and the aircraft independently of the entity's future actions। मतलब ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है ओवरहॉलिंग परफॉर्म करने की, ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है ओवरहॉलिंग परफॉर्म करने की, इसको हम अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं। कर सकते हैं तो जवाब हो गया यस, इसका मतलब आप पर आज कोई ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं। द एंटिटी कुड अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर बाय इट्स फ्यूचर एक्शंस, फॉर एग्जांपल बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। The depreciation of the aircraft takes account of the future incidence of maintenance cost, that is the amount equivalent to the expected maintenance cost is depreciated over 3 years। याद होगा हम एसेट की कॉस्ट में से एक ओवरहॉलिंग कंपोनेंट अलग कर दिया करते थे और फिर उसको हम उसकी ओवरहॉलिंग वाली लाइफ से डेप्रीशिएट किया करते थे। तो बजाय इसके क्या कोई प्रोविजन निकालें आप अपने एसेट की कॉस्ट में से ओवरहॉलिंग कंपोनेंट अलग कर, तो ये भी आगे चल रहा है। एग्जाम्पल कवर होंगे तो फिर हम कहाँ इस काबिल होंगे हम आईटीएफ के सिनेरियोस क्या करें, सॉल्व करें। लेकिन कोई भी सिनेरियो सॉल्व करें, आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर 2 वो पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है और वो आप पर क्या क्रिएट कर रहा है, लीगल या लीगल है तो कैसे, कंस्ट्रक्टिव है तो कैसे। यही हमारा मेन थीम है सिनेरियोस का। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे नए नए सिनेरियो आता रहेंगे, आपको आइडिया होता रहेगा। लेकिन पहले सारे, और पेपर में ऐसा भी हुआ है कि यही एग्जाम्पल पास्ट पेपर में कॉपी पेस्ट भी आएगी और आवाम को इतनी भी तमीज नहीं कि वो क्या करे, सिर्फ पेज खोले और वहां से कॉपी पेस्ट जवाब भी लिख दे, क्या कर सकते। ठीक है, इसको एंड करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह बाकी इसको कल कंटिन्यू करें।